हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामीण स्टडी। दोस्तों, क्या आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसमें लगभग 52 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके लिया है। जैसे कि उद्यान हो गया, कौन सा अभ्यारण्य किस जगह पाया जाता है, कौन सा उद्यान कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। और यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों, जो भी इसमें क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इसमें देख के बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सेलेक्ट करके लिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है। अफीम कहता है पौधे के किस भागों में पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोस्ता में। इसके बारे में जान लीजिए। तो अफीम जो है पोस्ता में पाया जाता है, जो एक फूल है। आपको पता ही होगा, पोस्ता खाए होंगे, बहुत महंगा होता है ये खाने में, सब्जी में यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कहता कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नामधापा उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है। अगला है, इसके बारे में जान लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कहता है कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई और यह भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमाचल जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है, तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि गोल्डन लंगूर है भारत के पश्चिमी घाटों और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, कहता है IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। बताइए कौन सा सही होगा, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा, ये सही होगा आपका। ये देखिए, IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। तो कौन सा जोड़ा जाता है, तो गोल्डन लंगूर जो है IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कहता है कि गोल्डन लंगूर पश्चिमी असम में पाया जाता है। गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी असम में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। कहता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कहता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जो 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ हिम तेंदुए, कबूतर, फ्रोक्ता, बारबेट आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बोंडला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। बोंडला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि गोवा में स्थित है। ठीक है, जान लीजिए इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कहता है कि बोंडला राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। यह उत्तरी गोवा में है। यह उत्तरी गोवा में है। इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सांबर हिरन, मालाबार की गिलहरी और सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यह गौर का भी एक प्रमुख क्षेत्र है। गौर का भी एक प्रमुख क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार में। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है। ये आपको याद रखना है। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कहता है कि भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के बिहार प्रदेश में है। यह 681.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुए, चीतल, सांबर, हिरन आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य जानवरों की अपेक्षा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कहता है कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के वायनाड जिले में है और यह 344 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, यहाँ हाथी, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली, बंदर, जंगली कुत्ते, हिरन, भालू आदि पाए जाते हैं और यह नीलगिरी रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी रिजर्व का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट देख लीजिए इसका। कहता है कि घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है और यह 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ चीतल, बंदर, नीलगाय, कक्कड़, बग्घा आदि पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ब्रह्मगिरी उद्यान राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। अगला है नोट देख लीजिए इसका पॉइंट। कहता है ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोदुवे जिले में स्थित है और यह 181 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह लंबी पूंछ के मकाक, हाथी, गैर, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली का घर है। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको दोस्तों। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। पॉइंट देख लीजिए इसका। अगला देख लीजिए दोस्तों, क्या पॉइंट देखना है इसमें। कहता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखिए, कहता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश जिले के उन्नाव जिले के कानपुर लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पक्षियों के 250 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है। अगला है, कहता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला देखिए इसका पॉइंट। तो कहता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और 823 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें कुछ पर्वत चोटियाँ, यहाँ बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, सांभर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कहता है कि तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड में। देख लीजिए
पॉइंट। कहता है कि तोप चांची वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित हैं और 8.75 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह तेंदुए, जंगली बिल्ली, चीतल, भौंकने वाले हिरन, लंगूर, सियार आदि पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि रोलापदु वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? रोलापदु वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आगे देखिए नोट इसका कि रोलापदु वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कुर्नूल जिले में स्थित है और 6.14 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। यह अनेक जीवों जैसे लोमड़ी, सियार, जंगली बिल्ली आदि का क्षेत्र है। ये आपको याद रखना दोस्तों। अगला देखिए 15 नंबर क्या पूर्वी दलदल का हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी दलदल का हिरन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, कहता है कि पिग्मी हॉग रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर किस प्रदेश में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट। कहता है कि पिग्मी हॉग भारत का सबसे छोटा सूअर की प्रजाति है। ठीक है, सबसे छोटा सूअर की प्रजाति है। यह भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह केवल असम में पाया जाता है। यह असम के वशिष्ठ में पाया जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए दोस्तों, कहता मूंगा चट्टान किस महासागर में पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मूंगा चट्टान पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इसका पॉइंट मूंगा चट्टान प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है सबसे विश्व का बड़ा महासागर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट। कहता है ब्राज़ील विश्व का सबसे पहला देश है जिसके पास विश्व की प्रथम सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है। विश्व का सबसे पहला देश है ब्राज़ील। नेक्स्ट कहता है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का संचालन कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय भी नहीं करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी नहीं करता है, और कृषि मंत्रालय भी नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं नोट इसका। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का संचालन पर्यावरण और वन मंत्रालय का सेक्रेटरी लेवल अधिकारी करता है। कौन करता है? तो संचालन पर्यावरण और वन मंत्रालय के सेक्रेटरी लेवल अधिकारी करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट इसका। कहता है कि लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लख और बहोसी नाम गांव के बीच है। लख और बहोसी नाम के बीच गांव के बीच में है और 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह नवंबर से मार्च तक खुलता है। यहाँ सियार, नीलगाय, फिशिंग कैट और बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों कहते हैं भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंटेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये आपको याद रखना है, बंटेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। देखिए पॉइंट इसका। कहता है कि भारत के पहले तितली उद्यान और बंटेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में विकसित किया गया है। ठीक है, अगला है कहता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। अगला है
तो भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल है, क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है पहली ट्रांसजेनिक फसल है। ठीक है, अगला है दोस्तों, कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि UNEP द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सा संयुक्त रूप से स्थगित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल। ये आपको याद रखना है, इसके बारे में देख लीजिए कुछ। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। अगला है दोस्तों, कहता है कि एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में। गुजरात में एशियाई शेर जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कहता है एशियाई शेर गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 27, कहता है जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके पॉइंट, कहता है जलवायु परिवर्तन नवंबर 2015 का सम्मेलन पेरिस में हुआ। इसमें अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित रहे थे। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बचत लैंप योजना। इसके बारे में देख लीजिए। कहता है कि बचत लैंप योजना एक तरह की योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को कम कीमत पर LED बल्ब दिए जाएंगे। तो जानते हैं, आपको मिलता ही होगा अगर लिए होंगे तो कभी आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, कहता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलेनकुरु आर्द्रभूमि कर्नाटक। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि कोलेनकुरु आर्द्रभूमि आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू आर्द्रभूमि आंध्र प्रदेश में है। इसी कारण चौथा विकल्प गलत है। अगला है दोस्तों, कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। ये आपको जानना है। देखिए इसका पॉइंट देख लीजिए। मतलब पहला और दूसरा कथन सत्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से मोर की हत्या पर रोक लगाई गई और मोर के पंखों के घरेलू व्यापार को अनुमति दी गई, लेकिन बाहरी व्यापार पर रोक लगी है। ये आपको याद रखना है। 1972 अधिनियम कब से है? कौन सा अधिनियम? 1972 में जो है ये कानून बना था। अगला देखिए, कहता है कि पक्षियों की विलुप्ति डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉरिशस में। तो पक्षियों की विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो मॉरिशस में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए इसके पॉइंट, कहता है कि डोडो पक्षी मॉरिशस की एक स्थानीय पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। यह मानव द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण 17वीं सदी के अंत तक लुप्त हो गया। उड़ ही नहीं पाता था तो मारा गया। ये जल्दी से मार देता था आदमी, शिकार कर देता था इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते थे। क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि शहतूश शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीरू जो है शहतूश शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण जो है ये विलुप्त हो गई, खतरे में आ गई, विलुप्त हो गई। नेक्स्ट दोस्तों इस बारे में देख लीजिए। कहता है कि शहतूश शॉल की गुणवत्ता और मोग के कारण चीरू प्रजाति खतरे में आ गई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
तो निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजरंग भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ठीक है, बजरंग भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, ये जो कानूनी बाध्यकारी सम्मेलन है। अगला है पॉइंट, कहता है कि बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कानूनन बाध्यकारी है, यानी कि बंजर भूमि जो होता है उसका भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन का कानूनी बाध्यकारी है। अगला है, कहता है पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिरता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि स्थिरता है। तो पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो स्थिरता संबंधित है। देख लीजिए पॉइंट, नोट देख लीजिए इसका। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें एजेंडा 21 तय किया गया था, जिसमें 170 देशों के प्रतिनिधि आए थे। ये आपको याद रखना है। 35 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि होलांग पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। देखिए होलांग पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। यह भारत में वनमानुष का एकमात्र स्थान है। यह भारत में वनमानुष का एक मात्र स्थान है। 36 नंबर देखिए, कहता है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो CO2 मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि किस एक्ट में नए वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है। कौन से एक्ट में नए वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, देखिए कहता है कि एक नए वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान किसी एक्ट में नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गन पृथ्वी पर पाए जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि K40। देखिए कहता है कि ऑर्गन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है। यह 0.93% पाई जाती है। यह K40 के विघटन से बनती है। K40 के विघटन से बनती है। अगला है, कहता है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र यानी कि NCMB कहाँ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जामनगर में। नेक्स्ट देखिए इसके पॉइंट, कहता है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र यानी कि NCMB जामनगर में है। जामनगर गुजरात का एक नगर है। जामनगर गुजरात का एक नगर है, ये आपको याद रखना है। अगला है, देखिए कहता है कि IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों को निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो। निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो तो क्या होगा। देखिए कहता है कि UVENCREW। तो इसमें देखिए इनमें से खतरे के बढ़ते क्रम में प्रजातियों को रखा जाए तो किस प्रकार होगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, क्योंकि इसको जो है एकदम एक लाइन में रखना है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि
पहले VUENCR और EW, ठीक है। चलिए अगला है, इसका मतलब जान लीजिए कि VU का मतलब होता है वुल्नरेबल यानी कि चपेट में, EN मतलब है इंडेग्रेडेड यानी खतरे में, CR का मतलब होता है क्रिटिकली इनग्रेडेड यानी कि गंभीर खतरे में, और EW का मतलब होता है एक्सटिंक्शन इन द विल्ड यानी जंगल से लुप्त हो जाना। तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अगला देखते हैं 41, कहता है कि बिलीगिरीरंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक में। देखिए बिलीगिरीरंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। यहाँ 540 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, दूसरा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में क्या शामिल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहता है कि सिर्फ जो है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ही सही होगा। देखिए कहता है कि राष्ट्रीय के सतत कृषि मिशन प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में शामिल है। अगला है, कहता है इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अटलांटिका में खनन पर रोक लगाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटलांटिका इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 40, इसका पॉइंट, तो अटलांटिक इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल अटलांटिका में खनन पर रोक लगाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। अगला है, द सिटीज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागपुर को। देखिए महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। देखिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए मिशन जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। 47 क्वेश्चन है, 47 नंबर, कहता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस लोकेश्वर सिंह। देखिए NGT की स्थापना 2010 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, कहता है कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एज प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो बायोम के मध्य का संक्रमण कालीन क्षेत्र को एकोटोन कहा जाता है। एकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां एज प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बड़ा प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोम गोनाडु रुग्णता। क्लोम गोनाडु
रुग्मता, ये आपको याद रखना है। इसके कारण जो है मजदूरों की उम्र कम हो जाती है जो कि कोयले की खान में काम करते हैं। देखिए क्लोम गोलानु गुणवत्ता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है, इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। अगला है, तो निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा की सरकार ने मो सरकार लॉन्च किया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस वीडियो में लिए थे। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।